चलिए वेलकम, स्वागत है। भारतीय भूगोल में हम शक्ति के संसाधन को लेकर आए। शक्ति मतलब ऊर्जा, विद्युत, ठीक है। उसमें हम ऊर्जा का स्रोत को दो भागों में हम बांटते हैं, एक उपलब्धता के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर। उपलब्धता के आधार पे परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। अब इसको कैसे आप अंतर कर लेंगे? सीधा अगर जमीन के अंदर से प्राप्त हुआ परंपरागत में डाल देना है, आज जो जमीन के ऊपर में वो गैर परंपरागत। क्लियर हो गया ना? सीधा परिभाषा क्षेत्र में देखो, कोयला जमीन के अंदर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, थोरियम, इसका परमाणु ऊर्जा का थोरियम और यूरेनियम होता है इसका पदार्थ। जल ऊर्जा, जल करें भूमि वर्षा होता है तो अलग है, लेकिन जमीन में गैर परंपरागत जो परंपरा से विकसित नहीं है, जमीन के अंदर वाले नहीं, ऊपर में ही प्राकृतिक चीजों से या कृत्रिम माध्यम से हम बना लेते हैं, जैसे बायोगैस, बायोमास, सौर एवं जलीय ऊर्जा, सोलर लाइट है ना, जलीय ऊर्जा, समुद्र में ज्वार आता है उससे भी ऊर्जा बनता है, पवन ऊर्जा, पवन से भी, लघुपन बिजली, तरंग ऊर्जा, तरंग कहाँ चलता है? समुद्र में तरंग चलती है। समुद्र तापीय ऊर्जा और भूतापीय जमीन पे, जब गर्मी दिन में दम गर्मी तक जाता है। तो उपलब्धता के आधार पे ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटेंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। आप उपयोग के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ होता है इसका उपयोग कर लिया फिर उपयोग कर सकते, जिस चीजों का उपयोग हमने कर लिया उसका उपयोग कर सकते हैं, वो है क्या? नवीकरणीय। जैसे उद्योग में हम लोग धंधा के संचालन के लिए जल भी चाहिए, जल का उपयोग कर रहे हैं, फिर करते हैं वो उसको बाहर निकलता है, जो पानी फिर उद्योग से बाहर निकल रहा है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उन्नत तकनीक के माध्यम से पेयजल भी बनाया जा सकता है, उसको क्षरण करके कृषि क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, या फिर उसको क्षरण करके फिर उसी उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। तो नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका हमने उपयोग कर लिया और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। इसका सतत उपयोग किया जा सकता, सतत मतलब हमेशा। इसकी उपलब्धता विस्तृत है, उपलब्धता विस्तृत है किसका? नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा का या गैर परंपरागत का उपलब्धता विस्तृत है, लेकिन उपयोग कम हो रहा है। ये अधिक उपलब्ध है लेकिन उपयोग कम हो रहा है। उपयोग ये कम है लेकिन उपयोग इसी काल में बहुत सा विद्युत संयंत्र है एनटीपीसी के द्वारा कोयला आधारित है विद्युत ना हुई। यहाँ इसकी उपलब्धता विस्तृत का मतलब इसका हम उपयोग कम कर रहे हैं, इसका उपयोग अधिक कर रहे हैं। ये उपलब्धता सीमित है लेकिन इसका उपयोग ज्यादा। ये उपलब्धता ज्यादा है लेकिन उपयोग कम। स्रोत क्या है नवीकरणीय ऊर्जा का? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत, ज्वारीय, तरंग, समुद्र तापीय, भूतापीय, है ना। अब आइए और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? इसका उपयोग कर दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला का उपयोग कीजिएगा तो दोबारा आप नहीं कर सकते, फिर राख निकल के जलाएगा। पेट्रोलियम, गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं क्या दोबारा उपयोग होता है? धुआं निकल के बाहर। प्राकृतिक गैस, जो गैस सिलेंडर वगैरह जो आप लोग करते हैं, खाना बनाते हैं, परमाणु ऊर्जा ठीक उसी होता है। तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका उपयोग कर एक बार हम किए दोबारा नहीं करेंगे। इसकी उपलब्धता सीमित है परंतु उपयोग अधिक हो रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपलब्धता सीमित है, उपयोग अधिक हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता विस्तृत है परंतु उपयोग कम हो रहा है। चलिए लिखिए, कोयला ही आते हैं। कोयला में अब पहला साधन है कोयला। भारतीय कोयला का क्या लक्षण है? तो उच्च में भस्म अंश के रूप में है। भारत में कोयला जो है भस्म है शैलीय तंत्र का, लेकिन उच्च भस्म के रूप में है। ये किसका भस्म है? शैल, जो चट्टान है उसी में जीवाश्म के रूप में ये विकसित हुआ, धीरे धीरे बहुत लंबे समय लगा।
तो भारतीय कोयला का विलक्षण क्या है? उच्च में भस्म के रूप में है, साथ ही निम्न सल्फर अंश के रूप में है। यानी इसमें सल्फर पाया जाता है लेकिन सल्फर की मात्रा निम्न है। क्लियर हो गया? इसका अर्थ समझ गया ना? किसी का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चलिए, उपलब्धता। भारत में कोयला कहाँ है? शैल तंत्रों में अगर देखें तो उपलब्धता में पहले गोंडवाना शैल तंत्र भारत के कोयला निचयों का क्या है? गोंडवाना जो हम पढ़ाए थे ओंकारा गोंडवाना लैंड, अब क्या है वो आपको जानना है, हमने पढ़ा दिया। यहाँ पे सीधा ही बताएंगे कि गोंडवाना शैल तंत्र जो है भारत के कोयला निचयों का क्या है? प्रमुख स्रोत है। भारत में लगभग 90% से अधिक, कहने का मतलब 99.5, भारत में लगभग 90% से अधिक यानी 99.5% कह सकते हैं जो कोयला पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? गोंडवाना शैल में ही पाया जाता है। भारत में कोयला खदान में सबसे अधिक कोयला किस खदान में है? झरिया, झरिया खान में पाया जाता है। झरिया खान में पाया जाता है। झरिया कहाँ है? धनबाद। धनबाद में। धनबाद कहाँ है? ठीक है। शैल तंत्र कोयला क्षेत्र, अब शैल तंत्र कोयला क्षेत्र में गोंडवाना कोयला पहले ही बता दें 99.5% है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आता है? तो जैसे दामोदर नदी, दामोदर घाटी नदी बेसिन, सोन नदी घाटी बेसिन, महानदी, गोदावरी नदी, वर्धा घाटी, सतपुरा कोयला क्षेत्र और राजमहल, ये जो इतना है ये गोंडवाना लैंड का के अंतर्गत है। बताए ना गोंडवाना लैंड में सबसे अधिक है, तो ये है इस क्षेत्र में शैल तंत्र अधिक पाया जाता है। तो पिछले बार बीपीएससी पूछा था यहाँ से और क्वेश्चन ई लिया था, इसलिए कि गोंडवाना लैंड में सबसे अधिक पाया जाता है और गोंडवाना लैंड का ही ये सब भाग है। ऑप्शन ई लिया था आंसर। महत्व या विशेषताएं हम देखें कोयला का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं? तो कोयला शक्ति, ऊर्जा एवं विद्युत का प्रमुख स्रोत है। भारत में कोयला ही सब कुछ है। अब धीरे धीरे सीमित होते जा रहा है। भविष्य में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो भविष्य का ऊर्जा किसको बोलते हैं? नवीकरणीय स्रोत को, गैर परंपरागत स्रोत को भविष्य का ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि कोयला अब बहुत दोहन हो गया, हम लोग बहुत निकाल लिए, अब उसका ज़्यादा अवशेष नहीं बचा है, अंश नहीं बचा है पृथ्वी के अंदर। तो भविष्य का ऊर्जा पे हम लोग का आधारित होगा, आश्रित होना होगा। भविष्य का ऊर्जा किसको कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत को या नवीकरणीय, जिसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, भविष्य का ऊर्जा होगी। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब भविष्य का ऊर्जा है। क्लियर है ना? तो महत्व विशेषताएं में कोयला के बारे में बता रहे हैं। तो कोयला शक्ति, ऊर्जा एवं विद्युत का क्या है? प्रमुख स्रोत है। विद्युत उत्पादन में कोयला का योगदान कितना है? 54% है। सबसे अधिक कोयला से ही विद्युत उत्पादन होता है। भारत का अधिकतर विद्युत संयंत्र किस पे है? कोयला पे ही है। और भारत के लिए कोयला एक क्या है? अपरिहार्य साधन है, जो महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, अपरिहार्य। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिखिए। चलिए हम कोयला को आगे देखते हैं। 4 को बता दिए थे, 4 उधर बता दिए थे आपको। भारतीय कोयला का लक्षण बता दिए, शैल तंत्र बता दिए, गोंडवाना लैंड में उपलब्धता बता दिए, भारतीय कोयला की महत्व या विशेषताएं बता दिए। 5वां नंबर आगे 5वां है भारतीय कोयला उद्योग की क्या समस्या है? तो निम्न कोटि का कोयला की उपलब्धता है, पहला समस्या है। उद्योग में चाहिए उच्च कोटि का कोयला, उपलब्ध क्या है? निम्न कोटि का। कोयला का संचालन एवं आपूर्ति में बाधा, उत्तम ये संसाधन उपलब्ध नहीं है जितना चाहिए। अभी भी हम अधिक मात्रा में कोयला का आपूर्ति के लिए, परिवहन संसाधन के लिए हम रेल पे ही निर्भर है। तो रेल हर क्षेत्र में नहीं जाएगा। रेलगाड़ी को देखा है, मालगाड़ी कोयला उसमें लगा रहता है, तो वो हर जगह नहीं जाएगा। अगर रहका में लाना है तो कैसे लाओ? ज़्यादा ज़्यादा मधुबनी तक आएगा, फिर वहाँ से ट्रक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से आएगा। वही कोयला का संचालन और आपूर्ति में बाधा है। कोयला धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोयला धुलाई होता है, पता है ना? हाँ, जाकर जाकर देख लेना।
कोकिंग कोयला आयात पर बढ़ती निर्भरता। अब भारत में कोयला है उपलब्ध, लेकिन हम आयात भी कोयला करते हैं। हम कोयला आयात पे हम निर्भर हैं दूसरे देश पे। और कार संचालन की कीमतें एवं लागत क्या है? अधिक है। कोयला उद्योग के लिए जो भी प्लांट लगाते हैं तो उसका लागत अधिक है। एनटीपीसी जो बनता है। आगे राजबार भंडार में, राजबार भंडार में हम देखते हैं कि कोयला का भंडार सबसे अधिक कहाँ है? तो अवरोहीकरण में सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड। इससे कम उड़ीसा में, उड़ीसा से कम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कम मध्य प्रदेश में। लेकिन उत्पादन यहाँ भंडार झारखंड के पास अधिक है, लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ सबसे अधिक है। दूसरा स्थान उत्पादन में उड़ीसा है, तीसरा झारखंड तीसरा है, जो कि भंडार में पहला, उत्पादन में तीसरा है ना। ध्यान रखना उत्पादन और भंडार। उद्योग में कोयला की खपत, कौन कौन उद्योग में कितना कोयला खपत होता है? तो सबसे अधिक खपत कहाँ है? उसके बाद दूसरा स्थान लोहा एवं इस्पात, तीसरा स्पंज आयरन, चौथा सीमेंट और उर्वरक। इतना उद्योग में कोयला की खपत होती है। तो सबसे अधिक बिजली में 87.05%। प्रमुख कोयला खदान जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र में, तो कौन कोयला खदान है? बराकर कोयला खदान दामोदर घाटी क्षेत्र में है। सोन घाटी क्षेत्र में प्रमुख कोयला खदान उमरिया है। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है। महानदी घाटी में कल्चर है। और राजमहल में ललमटिया, झारखंड राजमहल ललमटिया झारखंड में पड़ता है। तो ये था आपका कोयला का महत्वपूर्ण चीजें। देखिए आगे बताता है। चलिए अब कोयला का प्रकार देखते हैं। कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोकिंग। ठीक है, कोकारी कोयला। ठीक है, अब आइए एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। कैसे पता चलेगा कि सर्वोत्तम किस्म का है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा, वो कोयला कैसा होगा? उत्तम किस्म का होगा। ठीक है, मुख्य क्षेत्र यानी एंथ्रासाइट कोयला मुख्यतः सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में है ये खनन क्षेत्र है एंथ्रासाइट कोयला का। कालाकोट, कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो एंथ्रासाइट कोयला का खनन क्षेत्र है। खनन है, खदान, कोयला खदान इसको बोलते हैं। बिटुमिनस यह मध्यम श्रेणी का कोयला है। मध्यम श्रेणी का कोयला, कार्बन की मात्रा 47 से 72% है बिटुमिनस में। भारत का अधिकतर कोयला किस श्रेणी का है? भारत का अधिकतर कोयला किस श्रेणी का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक कोयला किस श्रेणी का पाया जाता है? बिटुमिनस। लिग्नाइट आइए, निम्न श्रेणी का कोयला है। कार्बन की मात्रा 30 से 50%। जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो वो निम्न श्रेणी का, जिसमें 30 से 85% कार्बन की मात्रा है। लिग्नाइट कोयला का रंग कैसा होता है? भूरा। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। ठीक है, इस प्रकार के कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। और क्षेत्र में पूछेगा तो लिग्नाइट कोयला किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण पश्चिम भारत में। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। राज्य में तो तमिलनाडु। पीट कोकिंग कोयला किसको कहते हैं? यह कोयला बनने की प्रक्रिया का मध्यवर्ती अवस्था है। जीवाश्म और कोयला बना बीच वाला भाग को कोकिंग कहते हैं, जो तुम पूछ रहे थे। ठीक है, यह कोयला बनने की प्रक्रिया का मध्यवर्ती अवस्था है। इसे नॉन कोकिंग कोल भी कहा जाता है दूसरे अर्थों में। भारत इस प्रकार का कोयला कब तक आत्मनिर्भर है? 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर है। पूछेगा भारत कोयला में आत्मनिर्भर किस प्रकार के कोयला में? पीट, कोकिंग या कोकारी कोयला। क्लियर है यहाँ तक? ये था कोयला का प्रकार। देखिए चलिए कोयला में हम लोग आते हैं। लास्ट कोयला का है। कोयला का खनन, जितना ही खनन पढ़ना है इससे ज़्यादा नहीं। किताब में अगर कहीं खूब है कोच के उतना ही पढ़ना है। जो बता दिए इतना ही खनन पढ़ना है। बहुत खनन है लेकिन मुख्य रूप से यही पढ़ना है। कोयला खनन में झारखंड में सबसे ज़्यादा है
कर्णपुरा, झरिया, ललमटिया, और सबसे बड़ा है कि झारखंड में लिग्नाइट प्रकार का कोयला कुछ भी नहीं पाया जाता। पूछेगा लिग्नाइट प्रकार कोयला किस राज्य में नहीं पाया जाता? झारखंड में। और लिग्नाइट का प्रकार का कोयला सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता? तमिलनाडु। क्लियर हो गया ना? तो लिग्नाइट कोयला खनन है सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में। कहीं भी कौन सा ऐसा राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता? झारखंड में। अब भाई उड़ीसा में कोयला खनन है, तलचर और रामपुर हिमगिरी। तलचर और रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में है, कोयला खनन है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर और झिलमिली छत्तीसगढ़ में कोयला खनन है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। अब तेलंगाना में देखिए, यहाँ है सिंगरौली और यहाँ है सिंगरेली, है ना? ये कंफ्यूजन कराएगा। तो तेलंगाना में है सिंगरेली और मध्य प्रदेश में है सिंगरौली। तंदूर तेलंगाना में कोयला खनन है। तमिलनाडु में नेगली लिग्नाइट कोयला का खनन है। सबसे अधिक लिग्नाइट का कोयला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में बरोड़ा कोयला खनन है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक दो कोयला खनन है जो अरुणाचल प्रदेश में है। असम में माकुम कोयला खनन क्षेत्र है असम में। और सिक्किम में रंगीत घाटी ये कोयला खनन का क्षेत्र है। ये था आपका कोयला, यानी शक्ति के संसाधन में कोयला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। कोयला हमने आपको बताया, इसको रिवीजन करेंगे। कोयला में आप लोग क्या पढ़ते थे? भंडारण, उत्पादन और अग्निमिनी खाना। बाकी डंडी उंडी मार के निकल जाते थे। क्वेश्चन पूछता था तो पता था आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है भाई? कोयला पूछा नहीं, ये आपका गलती है कि आपने कोयला को बढ़िया से नहीं पढ़ा। उत्पादन, भंडारण और खनन भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। भंडारण, उत्पादन प्रथम स्थान। अगर अर्चना बोल दिया, चाहे कोई बोल दिया ग्रुप में, चाहे हाँ बहुत जानता। अरे भाई कोई विस्तृत पढ़ो तब समझ में आएगा, तब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो कोयला ने जितना बताए इतना कोयला को विस्तृत रूप से हमने बता दिया। कोयला में इतना ही पढ़ना है। चलिए लिखिए। चलिए अब एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, ईंधन। भारत का भूगोल के अंतर्गत ईंधन टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। ईंधन का प्रकार में हम लोग जानते हैं, ईंधन दो प्रकार का होता है, जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? और तीन भागों में है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कोयला को जीवों का ही अंश बहुत दिनों लगा बनने में कोयला। ठीक है, अब आइए द्रव या तरल, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन तेल और एथेनॉल। गैस में प्राकृतिक गैस और सीएनजी गैस घर में जो सिलेंडर ये है। जैव ईंधन, ठोस में लकड़ी जीवाश्म में की जैव है, जीवाश्म की जैव। तरल गोबर देखियो, गैस और बायोमास नहीं देखा था। मिल्का से मतलब का मिल्का कितनी है उसको पता नहीं है। गोबर का गोईठा कौन देखा? गोईठा देखियो। चलो लिखो ईंधन। आगे हम आते हैं पेट्रोलियम की कच्चा तेल पदार्थ में। समान जानकारी में आते हैं पेट्रोलियम या कच्चा तेल, एक ही बात हुआ, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है एग्जाम। तो आप पहले समान जानकारी जानिए कि भारत का सबसे प्राचीन तेल घाटी कौन है? ब्रह्मपुत्र घाटी यानी असम क्षेत्र में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में पड़ता है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया, तो कहाँ खोदा गया था? माकुम असम में पहला खनिज तेल कुआं ये खोदा गया था। ठीक है, भारत का पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र राज्य कौन है? असम है। लेकिन वर्तमान में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा या अग्रणी भंडार राज्य कौन है? असम, वर्तमान में भी। लेकिन उत्पादक अब वर्तमान में कौन सबसे अधिक कर रहा है तेल का, पेट्रोलियम पदार्थ का? राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कौन है? जामनगर, गुजरात। अब भारत में तेल की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? बड़ा हो गया जामनगर, अब पुराना हो गया डिगबोई। क्लियर है? सबसे सर्वप्रथम कुआं खोदा गया माकुम,
और सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई। डिगबोई देख लो, पुराना भी है, सबसे पुराना तेल शोधक इकाई भी है ये। चलिए लिखिए, इधर लिख लिया होगा ऊपर वाला, लिख लिया ना, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, ये लास्ट वाला लो। तेल धुआं या पेट्रोलियम का भंडार की बात हुआ। सागर सम्राट स्थित खंबात घाटी राज गुजरात। तेल निकालने का प्लेटफॉर्म है, तेल निकालने का एक प्रकार हो गया। असम डिगबोई नाखून कटिया मोरान गुजरात। चलिए हम लोग तेल कुआं देखते हैं। पेट्रोलियम का भंडार सागर सम्राट कहाँ है? खंबात घाटी यानी खंबात खाड़ी, वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, इसको सागर सम्राट कहते हैं। और यहाँ कार्य क्या है, इस सागर सम्राट का कार्य क्या है? तो तेल निकालने का एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है, मंच इसको बोलते हैं। तेल निकालने का एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं पता है। प्लेटफॉर्म का क्या होता है हिंदी?
प्लेटफार्म का हिंदी होता है चबूतरा। स्टेशन का हिंदी होता है धर्म संकट विश्रामालय। कुछ नहीं जानते हो? असम में डिगबोई, माकुम, नाहरकटिया, मोरान, बुगरी जंग, ये असम का तेल कुआं है, तेल कुआं। गुजरात में अंकलेश्वर, नवग्राम, खंभात घाटी, लुनेज, अलियाबेट, खंभात के खाड़ी में खंभात घाटी गुजरात में, कलोल, बारकोल और मेहसाना, सबसे अधिक तेल कुआं गुजरात में ही है। महाराष्ट्र में मुंबई हाई पश्चिम क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में बातुमिल्ली, तमिलनाडु में नारी मनम, कोविलपल, नारी मनम, कोविलपल, ये सब क्या है? तेल कुआं है। तेल कुआं, पानी निकालने वाला कुआं देखिए, ठीक उसी प्रकार है तेल कुआं। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं तो तेल शोधनशाला केंद्र। एक पहले पढ़ी थी तेल कुआं, तेल का कुआं। तो तेल का कुआं में कच्चा तेल निकाला जाता है और वो कच्चा तेला को यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ला के क्या किया जाता है? रिफाइनरी किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यानी तेल शोधनशाला में कच्चा तेल को मंगा के पाइप के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से या ट्रक में भी रहता है टैंकर, देखे हो, इस माध्यम से इसमें लाया जाता है और यहाँ शोधन करल जाए, ठीक है ना। तो हंस क्यों रही हो? तो भारत में तेल और बेसन कार्य, ONGC, और दूसरा कौन? ऑल इंडिया लिमिटेड। ये दो कंपनी है जो तेल परिशोधन का कार्य करता है, शुद्ध करता है कच्चा तेल को। ये दो कंपनी याद रखना, ONGC और ऑल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है? सरकार की नीति है हाइड्रोजन विजन 2025। ये है कि पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण करने से संबंधित नीति। कौन सा नीति है? हाइड्रोजन विजन 2025। असम यानी डिगबोई जो है तेल कुआं भी है और तेल परिशोधन केंद्र भी है। क्लियर है ना? डिगबोई, नुमालीगढ़, नुनमाटी, गुजरात में कोयली और जामनगर, बिहार में बरौनी, नाम सुने हो? हाँ, बरौनी, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, तमिलनाडु में नागपट्टिनम, केरल में कोच्चि, आंध्र प्रदेश में तातीपाका, उड़ीसा में पारादीप। ये क्या है? तेल शोधन का कार्य होता है, तेल कच्चा तेल का शुद्धिकरण होता है। चलिए लिखिए। चलिए अगला हम देखते हैं कच्चे पेट्रोलियम भंडारण में, उत्पादन में। यहाँ समझ लो, पूछेगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक भंडारण है, क्षेत्र पूछेगा, या ऑप्शन के अनुसार कहेगा इनमें से कहाँ सबसे अधिक भंडारण है तेल का। और ऑप्शन में अगर ये है तो ये मारना है। कभी कहता है कि निम्न में से कहाँ सबसे अधिक तेल का भंडारण है, और ऑप्शन में अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्र है तो उसमें जाना है, या किस क्षेत्र में। जब पूछेगा किस राज्य में सबसे अधिक तेल का भंडार है, तब क्या जाएंगे? इनमें से। और ये भी ऑप्शन में ही देखना कि अगर ये ऑप्शन में है तो इसको मारना, ये ऑप्शन में नहीं है तब जाएंगे हम असम में, गुजरात में, चाहे जो भी हो। क्लियर है ना? अवरोही क्रम में। तो अगर हम देखें कि तेल का भंडार भारत में सबसे अधिक है तो पश्चिम तटीय क्षेत्र, पश्चिम तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र किनारे जो तट है, पश्चिम तट, तो पश्चिम तट में भी कहाँ सबसे अधिक? बम्बई है। क्लियर हो गया? राज्य में पूछेगा तो असम है, दूसरा स्थान गुजरात है, उसके बाद पूर्वी, तब पूर्वी तटीय क्षेत्र में फिर अधिक तेल का भंडार है, तब फिर राजस्थान है। क्रम देख लेना। उत्पादन में सबसे अधिक अब तटीय क्षेत्र, यहाँ पश्चिम, यहाँ क्या लिखे हैं? अब तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र का मतलब हो गया पश्चिम और पूर्वी तट दोनों। राज्य में पूछेगा राजस्थान, तब गुजरात, तब असम। यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। तुम लोग क्या पढ़ता था? असम, गुजरात।
बस यहाँ ये सब नहीं ध्यान देता था, और ऑप्शन नाम दे देता है तो तुम लोग क्या हो जाता है, बोल। चलिए लिखिए, चलिए अब ईंधन में हम लोग पेट्रोलियम पढ़ लिए, कच्चा तेल, और अब हम ईंधन में दूसरा क्या है, प्राकृतिक गैस है ना, हाँ प्राकृतिक गैस देख लो। उसमें टॉपिक में ईंधन को दो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। और भी था लेकिन जो मुख्य है वो पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक गैस में पूछेगा शैल क्षेत्र में पाया जाता है, शैल मतलब चट्टान, पहाड़ी क्षेत्र, तो कौन चट्टान क्षेत्र में पाया जाता है, अब वही करो। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, गंगा घाटी, कृष्णा गोदावरी बेसिन और बिंद बेसिन, इस क्षेत्र में शैल क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम प्रादेशिक राज्य क्षेत्र के अनुसार जाते हैं तो असम मेघालय क्षेत्र में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में, बम्बई हाई में, सभा संरचना क्षेत्र में, राभा संरचना क्षेत्र में, पेरागुलम क्षेत्र तमिलनाडु में, इसमें प्राकृतिक गैस पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन करता है, बम्बई है। भंडारण में अगर हम देखें, यह पाया जाना और ये भंडार दोनों में अंतर है, ये दोनों संभावनाएं हैं। यहाँ ये सिद्ध हो गया, यहाँ अनुसंधान में पाया गया ये भंडारण, और ये दोनों में सोचिए, पूछे सर आप यहाँ भी लिखे पाया जाता है, यहाँ भी, फिर आप भंडारण लिख रहे हैं, इसका अर्थ ये समझो कि संभावनाएं का क्षेत्र है, अनुमान जन ज्ञान आधारित है ये, कि हाँ इधर प्राकृतिक गैस पाया जाता है। लेकिन जब अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि भंडारण कहाँ है प्राकृतिक गैस का, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक भंडार है, उसके बाद पश्चिम तटीय क्षेत्र, तब राज्य में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पूछेगा राज्य में सबसे अधिक भंडार प्राकृतिक गैस का किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, और क्षेत्र के अनुसार तो तटीय ही देख लेना ऑप्शन में, दूसरा राजस्थान। उत्पादन, तो भंडार हुआ, उत्पादन में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस असम राज्य में, और तब त्रिपुरा है। अगर ऑल ओवर तो सबसे अधिक उत्पादन अब तटीय क्षेत्र पश्चिम और पूर्वी मिला है, लेकिन राज्य में असम, दूसरा त्रिपुरा। क्लियर हुआ यहाँ पर, पूछ लो इधर और इधर, इधर संभावनाएं हैं ये, तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी संभावनाएं वाला पूछ जाता है, तो संभावनाएं वाला में इधर देख लेना ऑप्शन, और जब भंडारण पूछेगा तो ये माना, उत्पादन पूछेगा तो ये माना। क्लियर है ना, चलिए चलिए। भारत में आणविक खनिज, आणविक खनिज 1 2 3 4 5 6 को आणविक खनिज कहते हैं, ठीक है। अब आणविक खनिज क्या है, तो गैर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जहाँ जीवाश्म है, ये गैर जीवाश्म है, मतलब इसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया, तो गैर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिंका, एंटीमनी और ग्रेफाइट। क्लियर हो गया। परमाणु ऊर्जा का प्रमुख खनिज कौन होता है, यूरेनियम और थोरियम, परमाणु ऊर्जा का प्रमुख खनिज ही है। इसी से परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के माध्यम से गुरुजल के माध्यम से किया जाता है 3 चरणों में भारत में, वो साइंस टेक में पढ़े। प्रकार यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड, तब राजस्थान, तब 1 2 3। थोरियम भारत में सबसे अधिक, भारत नहीं विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, केरल। मोनाजाइट प्रकार का, मोनाजाइट प्रकार का थोरियम भारत में ही, विश्व में भी, और भारत में सबसे अधिक केरल के तट, समुद्र तट के किनारे। और भारत में अगर थोरियम पाया जाता है तो जो समुद्र का तट है ना दोनों तरफ, सभी जगह पाया जाता है। क्लियर है ना, दिमाग में बैठा लेना, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, पूर्वी तट पे जाए, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिमी तट पे केरल हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी तट पे दोनों तरफ थोरियम पाया जाता है। दिमाग में बैठा ले, बीच में कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है, तट के किनारे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन उसमें सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, केरल, याद रखना। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, बेरिलियम, बेरिलियम सबसे अधिक राजस्थान, तब झारखंड। जिरकन सबसे अधिक केरल में। एंटीमनी हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक, दूसरा मध्य प्रदेश। और ग्रेफाइट, अगर अगला क्लास में हम गलत लिखा दिए हों, ग्रेफाइट का भंडारण झारखंड को, उसको ठीक कीजिए,
देखिए सबसे पहला टॉपिक खनिज भंडार में शायद हम गलत लिखा दिया है, शुद्ध करो आज। खनिज भंडार यहाँ ग्रेफाइट में भंडारण में अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक है। ग्रेफाइट का भंडारण जम्मू कश्मीर, उत्पादन में है झारखंड और उड़ीसा। हुआ मिला। खनिज भंडार में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडारण अरुणाचल प्रदेश, तब जम्मू कश्मीर। उत्पादन में सबसे अधिक झारखंड, शुद्ध कर लीजिए। भंडारण में सबसे अधिक ग्रेफाइट कहाँ है? ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार, और दूसरा और उत्पादन में सबसे अधिक और उड़ीसा। चलिए लिखिए। हम आते हैं परंपरागत साधन में। शक्ति के साधन में परंपरागत साधन, जिसमें समान जानकारी या इसमें आप कर सकते हैं ताप विद्युत एवं जल विद्युत, दोनों निपटा दो। ताप विद्युत या जल विद्युत दोनों निपटा देना। भारत में बिजली की कुल भागीदारी राज्य सरकार का 27.7% बिजली उत्पादन में, केंद्र सरकार का 25%, निजी क्षेत्र का 47.3। अगर तीनों में पूछेगा तो सबसे अधिक बिजली उत्पादन की भागीदारी भारत में किसका है? निजी क्षेत्र का। अगर ये हटा दें तो राज्य सरकार का है ना, केंद्र सरकार का कम है। ठीक है। भारत में बिजली का स्थापित कुल क्षमता तापीय ईंधन से कितना है? 61.7%। तापीय ईंधन में 3 गो, कोयला से 55%, प्राकृतिक गैस से 4.6%, पेट्रोलियम यानी डीजल से 0.1%। तीनों मिलाइएगा 63.7% होगा तापीय ईंधन। जल विद्युत 12.2%। परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, एक ही बात है, परमाणु या आणविक, फंसना नहीं है, 1.8%। और गैर परंपरागत नवीकरणीय से कितना है? 24.3। अगर इसमें हम देखें तो तापीय ईंधन में सबसे अधिक कोयला से और फिर आ जाता है गैर परंपरागत से। क्लियर है ना? हाँ, तो ये है आपका क्षमता। बिजली का उपभोग सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बाद कृषि क्षेत्र में 30.9, घरेलू क्षेत्र में 24% है। हम लोग घर में जो लगाते हैं, घर में कनेक्शन अधिक है लेकिन उपयोग की क्षमता कम हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में 42 है, कृषि में 30.9, घरेलू क्षेत्र में 24। ताप विद्युत में कोयला से जो विद्युत बनता है उसको मुख्यतः ताप विद्युत करते हैं उसी पे। और इसका ताप विद्युत NTPC का नाम सुनेंगे, ये कंपनी बनाती है। NTPC का फुल फॉर्म हिंदी में होता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ। NTPC द्वारा संचालित बिहार में कौन कौन ताप विद्युत केंद्र है? पहलगाम भागलपुर में, बाढ़ पटना में, रास्ते मिलेगा बाढ़ जाओगे तो, बरौनी में, बेगूसराय में पड़ता, कांटी, ये सब क्या है? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जो NTPC द्वारा संचालित होता है। जल विद्युत में आप भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र सिंद्रागोंग, दार्जिलिंग किस राज्य में? असम में। लागत हो लेकिन तुम पश्चिम बंगाल में। शादी करोगी तब ज़्यादा जानकारी होगा दार्जिलिंग का, अभी नहीं। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? सिंद्रागोंग, दार्जिलिंग घूमना। ठीक है। भारत का दूसरा जल विद्युत केंद्र कहाँ? शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम किस नदी पे? कावेरी नदी पे। 1975 में NHPC का मतलब राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, इसकी स्थापना 1975 में हुआ। और कोसी परियोजना बिहार में कहाँ है? कौन जिला में? सहरसा में कि कहाँ है कोसी परियोजना? जयनगर में। क्या बता दिया कोसी परियोजना? कंफ्यूजन में हम सहरसा में होगा चाहे सुपौल में होगा, ये दोनों में कोई, दोनों में है।
अरे कोसी परियोजना मतलब जल विद्युत के लिए जो बना है प्लांट सुपौल में, सुपौल लिख लो, सुपौल में है। हम यही बता रहे थे सुपौल या सहरसा, कंफ्यूजन में सुपौल में है। बिहार में जल विद्युत का उत्पादन सुपौल जिला में कोसी नदी पर है। और जल विद्युत का उत्पादन पूरे भारत में कौन कंपनी करता है? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC। NHPC ही जल विद्युत बनाता है, अर्थात विद्युत कौन बनाता है? NTPC। क्लियर हो गया? अब विश्व में थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता? विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मोनाजाइट प्रकार का पूछेगा थोरियम का उत्पादन विश्व में कहाँ? तो भारत में। भारत में कहाँ? केरल में। मोनाजाइट प्रकार का केरल होगा जो विश्व में भी है, भारत के साथ साथ विश्व में। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है ना? तो ये था आपका ताप विद्युत, जल विद्युत, ये समान जानकारी होते हुए। चलिए लिखिए, दार्जिलिंग तुम नहीं जानती हो। चलिए हम परंपरागत साधन में ही परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा है, उसी का भाग है। सबसे पहले विद्युत गिरी, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए विद्युत गिरी बनाते हैं, समझते जाना। विद्युत गिरी किस लिए बनाते हैं? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। इसमें जो रिएक्टर का प्रयोग होता है, रिएक्टर, उसको बोलते हैं PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, रिएक्टर का नाम है। इससे बिजली का उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस जो ये रिएक्टर है, इसमें आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, और सूर्य से हम रोशनी प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से। ये विखंडन है तो काफ़ी ज्वलनशील है। विखंडन जब प्रक्रिया होता है तो काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो ज्वलनशील है तो उसको, ज्वलनशील अधिक रहेगा तो फिर विद्युत नहीं बनेगा। तो उसको धीमी करने के लिए, मंदा करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? गुरु जल का। ठीक है, तो अब परमाणु विद्युत गिरी भारत में कितना बना, ये याद हुआ है मुख्य रूप से। तारापुर, रावत भाटा, सबसे पहले तारापुर बना था, तब रावत भाटा क्रम से है, तब कलपक्कम, तब नरोरा, तब ककरापारा, तब केगा, तब कुडनुकुलम, तब जैतापुर। ठीक है, अब गुरुजल यानी ये हुआ विद्युत गिरी, यहाँ रिएक्टर है, यहाँ पे रिएक्टर, इसमें जो गुरुजल, तो गुरुजल कहाँ से हम लोग लाते हैं? इसमें देखो ये गुरुजल संयंत्र है। नांगल पंजाब में, बड़ोदरा गुजरात में, हजीरा गुजरात में, तूतीकोरम तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में, दालचर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में और मानगुरु तेलंगाना में। तो ये आपका क्या है? गुरुजल संयंत्र है और ये विद्युत गिरी है। क्लियर है ना? चलिए लिखिए, अब हम लोग देखते हैं परमाणु ऊर्जा के विद्युत गिरी, जो 8 गो मुख्य है उसको जान लें। तारापुर विद्युत गिरी, सबसे पहले भारत में परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा का प्रथम विद्युत गिरी तारापुर परमाणु ऊर्जा विद्युत गिरी बना था। स्थापना 1969 में। राज्य तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से बना था तारापुर? अमेरिका के सहयोग से बना था ये परमाणु ऊर्जा विद्युत गिरी। ईंधन के रूप में इसमें क्या प्रयोग है? यूरेनियम। अब भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर, याद रखना। रावत भाटा, स्थापना 1972 में। किस राज्य में रावत भाटा? राजस्थान में। निर्माण, तो प्रारंभ में रावत भाटा का निर्माण प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से हुआ था। उसके बाद कनाडा छोड़ के भाग गया, तो उसको पूर्ण कैसे हुआ? भारत ने किया अपना तकनीक से। यही है, प्रारंभ हुआ कनाडा के सहयोग से पूर्ण स्वदेश तकनीक द्वारा। भारत बाद में आधा छोड़ के भाग गया कनाडा, तो भारत इसको पूर्ण किया। क्लियर हो गया? स्थित पूछेगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी किस बांध के पीछे स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध के पीछे स्थित है। यहीं से इसको गुरुजल प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी या न्यूक्लियर पार्क कौन है? भारत का रावत भाटा है, जो राजस्थान में। क्लियर है? अब आइए कलपक्कम, स्थापना 1984 हुआ था। कलपक्कम का राज्य तमिलनाडु में। विशेषता, प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेश तकनीक पर निर्मित है। किसी से सहयोग इसको बनाने के लिए नहीं लिया गया। यहाँ देखिए आप, अमेरिका, इसमें देखिए प्रारंभ में कनाडा सहयोग किया नहीं, लेकिन इसमें कोई नहीं। पहली बार
स्वदेश तकनीक से, यानी स्वदेश तकनीक मतलब भारत अपना तकनीक से पहली बार कौन सा परमाणु विद्युत गृह बनाया? कलपक्कम बनाया, जो तमिलनाडु में। नरोड़ा स्थापना 87 में उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी तट पर नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह। ककरापारा परमाणु विद्युत गृह स्थापना 1993 में राज्य गुजरात और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है ककरापारा परमाणु विद्युत गृह। कैगा स्थापना 1999 में राज्य कर्नाटक राज्य में है कैगा परमाणु विद्युत गृह। किस नदी के किनारे स्थित है? काली नदी। कुंडलकुलम जो है परमाणु विद्युत गृह राज्य तमिलनाडु में किसके सहयोग से बन रहा है? रूस के सहयोग से। जैतापुरा ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जैतापुरा परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से बन रहा है? फ्रांस के सहयोग से। क्लियर हो गया? ये था परमाणु विद्युत गृह, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए। लिखिए चलिए अब हम लोग आते हैं शक्ति के साधन में विद्युत ऊर्जा में गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा। गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा एक ही हुआ। अब समझो क्षमता यानी गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता एवं उपलब्धता क्या? क्षमता, उपलब्धता या उत्पादन एक ही बात। उपलब्धता को ही उत्पादन कहते हैं। ठीक है, क्षमता कितना है भारत में? अगर हम पवन ऊर्जा की क्षमता कितना है भारत में उत्पादन करने का? 37.28 गीगावाट यानी 5000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट। ठीक है, स्थापित क्षमता कुल कितना? पहले कुल जानो। पूछेगा कि भारत में गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा का कुल स्थापित क्षमता कितना है? 84.39 गीगावाट। 84.39 गीगावाट। अब इस 84.39 गीगावाट में पवन ऊर्जा कितना है? 27.28 गीगावाट। सौर ऊर्जा 35.52 गीगावाट। बायोमास 9.9 गीगावाट। लघु पनबिजली 4.65 गीगावाट। अगर वाट मेगावाट में लघु पनबिजली 25 मेगावाट और पवन ऊर्जा में अगर मेगावाट में देखें तो 50,000। अब उत्पादन कितना होता है? 85,908 मेगावाट। 85,908 मेगावाट में पवन ऊर्जा का कितना परसेंट? 43.6%। तब अब तुम्हारा काम है कि इतना का 43.6% कितना होता है यहाँ लिख लेना, उतना मेगावाट। यहाँ उत्पादन हमेशा मेगावाट में और क्षमता हमेशा किसमें होता है? गीगावाट में। क्षमता और लक्ष्य कुछ भी रखेंगे तो गीगावाट में, और उत्पादन जो हो रहा है वो किसमें लिखाएगा? मेगावाट में। तो पवन ऊर्जा 43.6% कितना का? 85,908 का। 85,908 में 43.6% कितना होता है लिख लेना है, आपका काम। सौर ऊर्जा 39%। जैव ऊर्जा को ही बायोमास कहते हैं। बायोमास जो लिखे हैं जैव ऊर्जा को ही बायोमास कहते हैं। 11.4%। लघु पनबिजली 5.43% है उत्पादन हो रहा है भारत में। 2030 तक भारत सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है? सौर ऊर्जा में कितना गीगावाट उत्पादन का? 280। और अक्षय ऊर्जा में 500 गीगावाट। तो अक्षय ऊर्जा में 500 गीगावाट में सौर ऊर्जा कितना है? 280 गीगावाट। बाकी 500 में 280 घटा दो, जितना बचेगा उतना पवन ऊर्जा, बायोमास, लघु पनबिजली होगा। क्लियर हो गया? 280 तो कितना हुआ? रेस्ट 220 में कौन कौन होगा? पवन और बायोमास और लघु पनबिजली। अब समझ में आया? हम करंट से जोड़ के पढ़ा दिए हैं। ये था गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा का भारत में क्षमता एवं उपलब्धता उत्पादन। क्लियर है? चलिए लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा पहले पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा समझो। पूछेगा सौर ऊर्जा में उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान में। संभावनाएं, सौर ऊर्जा की संभावनाएं, उत्पादन की संभावनाएं या क्षमता किस राज्य में? राजस्थान में, तब जम्मू कश्मीर, तब महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश। उत्पादन ये तो क्षमता है, संभावना है। उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? कर्नाटक। क्षमता राजस्थान का सबसे अधिक है, लेकिन उत्पादन प्रथम में कर्नाटक, दूसरा में राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु, चौथा तेलंगाना। याद रखना। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालपहाड़ी। ग्वालपहाड़ी कहाँ पड़ता है? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा में।
ठीक है। सौर ताप ऊर्जा केंद्र कहाँ है? मथुरिया गांव। मथुरिया गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर राजस्थान में। भारत का तैरता हुआ सौर प्लांट, अब यहाँ समझना है। रामागुंडम, रामागुंडम कहाँ पड़ता है? मेघापल्ली यानी तेलंगाना में। क्षमता कितना है? 100 मेगावाट है। भारत का प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट ही है। ठीक है। केरल 101.6 मेगावाट। ठीक है। रीवा, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भी सोलर प्लांट बना है तैरता हुआ। क्षमता कितना है? 600 मेगावाट है। किस नदी पर? नर्मदा नदी के ओंकेश्वर बांध पर। नर्मदा नदी के ओंकेश्वर बांध पर रीवा में भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया। यह जो रीवा वाला है भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। अगर इन तीनों में अब पूछ देगा भारत में तैरता हुआ सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, तीनों में कोई एक देगा तो उसको मार देना है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तब, और ये ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों, तब क्या करोगे? तब इनमें से कोई नहीं भी जाना है, क्योंकि भारत या विश्व का सबसे बड़ा कौन हो गया? देखो मेगावाट क्षमता से ही पता लगा दो। यहाँ 100 मेगावाट है, यहाँ कितना है? 101, और यहाँ कितना है? तो सबसे बड़ा ये है। क्लियर हो गया ना? ऑप्शन में देख के अगर पूछा कि भारत का सबसे बड़ा सौर तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन है, और ये ऑप्शन में नहीं है, तब वो जाएंगे इनमें से कोई नहीं में। क्लियर है? आप पूछेगा भारत में तैरता हुआ सोलर प्लांट है, तब इसमें तीनों ऑप्शन है, तो उपयुक्त सभी तीनों में कोई एक है, वो होगा। क्लियर है ना? लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो ये, और सबसे छोटा पूछेगा, अभी वर्तमान में क्या है? सबसे छोटा है ये हो गया, क्योंकि इससे बड़ा कौन है? केरल वाला, और इससे बड़ा छोटा हो गया, तैरता में छोटा है। चलिए, अब बिहार में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बना? कदीराबाद। कहाँ पड़ता है कदीराबाद? दरभंगा में। बिहार में भी तैरता हुआ सोलर प्लांट बना है दरभंगा में, के कदीराबाद में। चलिए लिखिए, चलिए अब हम लोग आते हैं पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कहाँ है विश्व में? चौथा। पहला किसका है? दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत। एशिया में भारत का कितना स्थान है? पहला चीन। एशिया और विश्व में दोनों में प्रथम स्थान। क्लियर हो गया? अब आइए, स्थापित क्षमता अवरोही क्रम में सबसे अधिक पवन ऊर्जा कहाँ? उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ? कर्नाटक में। एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र यानी लांबा कच्छ जो है गुजरात में, ये देखो पहले यह समझो, कर्नाटक में जो है वो भारत में भी प्रथम है बड़ा, एशिया में भी बड़ा है और विश्व में भी बड़ा है। लेकिन लांबा जो है वो भारत एवं एशिया में बड़ा है, विश्व में अगर ऑप्शन में दे दिया एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र, ऑप्शन में कर्नाटक भी है और कच्छ गुजरात भी है, क्या मारोगे तुम? कर्नाटक मारोगे, क्योंकि ये विश्व में है, इसका मतलब एशिया में भी है। कहाँ था? कौन बोली थी? लंबा विश्व में, तो ये तो मानिए एशिया में सबसे बड़ा, और दोनों ऑप्शन में क्या मारोगे? कर्नाटक वाला। जब कर्नाटक में रहेगा तब लांबा मारोगे। ये विश्व में है तो एशिया में भी है ना? क्या हंस रही दोनों? मुस्कुरा रही है। आ गया। विश्व का सबसे अधिक पवन टरबाइन कहाँ? मुपंडाल पवन फॉर्म कहाँ पड़ता है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। चलो लिखो पवन ऊर्जा। अब हम लोग आते हैं आगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। लघुपन बिजली। लघुपन बिजली अवरोही क्रम में सबसे अधिक लघुपन बिजली कहाँ? कर्नाटक में। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लघुपन बिजली यानी जब जल विद्युत उत्पादन बड़ा परियोजना हो जाएगा और पानी में छोटा छोटा क्षेत्र में, तो उसको लघुपन बिजली कहते हैं। क्लियर हो गया? तुम भी बना सकते हो कुआं से लघुपन बिजली, छोटा मोटा तालाब से लघुपन बिजली कहते हैं।
तरंग ऊर्जा में प्रथम सबसे अधिक केरल, दूसरा निकोबार द्वीप, यही है तरंग ऊर्जा का। केरल में बीजिंगम जो त्रिपुरम में है, यहाँ भारत का प्रथम तरंग ऊर्जा संयंत्र, भारत का प्रथम तरंग ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल के बीजिंगम में। बीजिंगम कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और दूसरा है निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप नहीं, सिर्फ निकोबार द्वीप सबसे दक्षिण। मूस पॉइंट तरंग ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? निकोबार द्वीप। मूस पॉइंट तरंग ऊर्जा संयंत्र निकोबार में। अब आते हैं समुद्री तापीय ऊर्जा, समुद्र के ताप से ये बना तरंग ऊर्जा, समुद्र में जो तरंग चलता है उससे बनता है, ठीक है। समुद्र तापीय, समुद्र में तापमान पता है वहाँ भी होती है, तो उससे जो ऊर्जा बनता है तमिलनाडु में सबसे अधिक, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तमिलनाडु में कहाँ? कुलशेखपट्टनम और तूतीकोरन में कैसा संयंत्र है स्थापित? समुद्र तापीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ है? कुलशेखपट्टनम और तूतीकोरन। भूतापीय ऊर्जा अवरोहीकरम में, मणिकरम हिमाचल प्रदेश में, कुगा घाटी लद्दाख में, सूरजखंड झारखंड में, तपोवन उत्तराखंड में। ये सब क्या है? भूतापीय ऊर्जा केंद्र। सबसे अधिक भूतापीय हिमाचल प्रदेश में, तब लद्दाख, तब झारखंड, तब उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में जगह है जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कुगा घाटी जो लद्दाख में, वहाँ भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। सूरजखंड में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो झारखंड में, तपोवन में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो उत्तराखंड में। अब आओ ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार कहाँ आता है? समुद्र में कि तालाब में कि नदी में? समुद्र में। समुद्र में। संभावित क्षेत्र, ये संभावित क्षेत्र है कि ज्वारीय ऊर्जा का संभावित क्षेत्र कहाँ है? सबसे अधिक खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी, कांडला तट भी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन तट। इसका मतलब है कि राज्य के उत्पादन में ज्वारीय ऊर्जा में सबसे अधिक किसका योगदान है? दूसरा पश्चिम बंगाल, सुंदरबन तट है पश्चिम बंगाल में, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। संयंत्र जो ज्वारीय ऊर्जा का जो संयंत्र स्थापित किया गया, उस संयंत्र का नाम है दुर्गा दुआनी क्रीक। ये ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम ज्वार ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र कौन है? दुर्गा दुआनी क्रीक। तो आज आपको पता चल गया होगा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का शक्ति का साधन क्या है। बाकी आप लोग अपना ये थर्मामीटर माप लीजिए कि पहले क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ना चाहिए था। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही बताया छांट के, जो संभावना है प्रीवियस ईयर के आधार पे। तो शक्ति के साधन के रूप में ये क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगला क्लास का आप इंतजार करेंगे। अगला क्लास हम बताएंगे भारत में उद्योग। इसे बार बार रिवीजन करें। प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पे ही हमने इसको आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो जो YouTube पे वीडियो देखते हैं उनसे भी अनुरोध है आप लोगों से कि रिवीजन जरूर करें। एक बार लिखने के बाद घर में एक बार एक सरसरी नज़र से जरूर पढ़ें, जरूर देखें, ताकि आपको दिमाग में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था, क्या बताया था। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले क्लास के लिए क्या करें? इंतजार करें। थैंक यू।